आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। हैदराबाद पुलिस ने आज संध्या थिएटर के प्रबंधन और तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को पिछले साल भगदड़ में मारे गए एक व्यक्ति की मौत और एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में मुख्य आरोपी बताते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने स्थानीय अदालत में इस मामले में कुल 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी सज्जनार ने बताया कि थिएटर भगदड़ मामले की जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, विस्तृत और व्यापक जांच के बाद माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में कुल 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अग्रिम जमानत प्राप्त करने वाले 9 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियम के दौरान संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था। फिल्म अखंड 2 के निर्देशक वेपत्ति श्रीनु ने कहा कि अखंड 2 हिंदी में रिलीज हुई है। हर कोई फिल्म देख रहा है, यह भारत की आत्मा है, सभी को इस फिल्म को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमने इस पीढ़ी के लोगों के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन किया है ताकि वे सिनेमाघरों में फिल्म देख सके। अखंड तांडव ऑलरेडी हिंदी में भी रिलीज हुआ था, सब देख रहे। लेकिन ब्रदर, दिस इज सोल ऑफ इंडिया, भारत आत्मा, भारत परमात्मा। सब एंकरेज करो इस काइंड ऑफ फिल्म्स, फ्यूचर में भी अच्छा फिल्म्स आएगा। सो ये फिल्म को अच्छा एंकरेज करो। थैंक यू वेरी मच। भारत, अखंड भारत एंड हमारा देश, ये सनातन धर्म पे खड़के है, अभी से नहीं, 1000 ईयर्स से भी सनातन धर्म पे ये खड़ा है। अभी भी ऐसा ही रहेगा, फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। सो इसके बारे में हमने फिल्म बनाया था। ये फिल्म सब देख के अभी ये जनरेशन को जाके हार्ट में बैठने के लिए हमने कोशिश किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार की ओर से और अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से भी देश भर में जन जागरण कार्यक्रम चल रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम की रचना को इस साल 150 वर्ष पूरे हो गए। आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम की क्या भूमिका रही, इस विषय को आज की पीढ़ी को बताने के लिए आम जनता में फिर से एक बार इसे पुनर्जागरण का प्रयास चल रहा है। आज भारत सरकार की ओर से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से ओर से भी, अलग अलग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा देश भर में एक जनजागरण कार्यक्रम चल रहे, जो आज़ादी के आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो वंदे मातरम का गाना रूपकल्पन किया है, अभी 150 वर्ष हो गया। इस संदर्भ में देश भर में इस वंदे मातरम का बारे में, इस आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम का जो गेय था उसका रोल क्या है, कैसा लोगों को एकत्रित किया, कैसा लोगों को जोड़ा, कैसी आंदोलन आगे बढ़ा है, इसी विषय पर आज के पीढ़ी को बताने के लिए, आज के नौजवानों को बताने के लिए, आम जनता में फिर एक बार इसको डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास चल रही है। इसके अंतर्गत ऐसी अलग अलग कार्यक्रम देश भर में हो रहे। पार्लियामेंट में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक चर्चा शुरुआत किया है, उसके द्वारा देश भर में ये साल भर ये कार्यक्रम चलेगा। ये आने वाले 26 दिसंबर तक कार्यक्रम लगातार चलेगा। देश भर में, गांव-गांव में, हर स्कूल में इस कार्यक्रम के बारे में, इसका आज़ाद के आंदोलन के बारे में, इस आंदोलन में वंदे मातरम का क्या रोल था, वंदे मातरम नारे के कारण करोड़ों लोग कैसा इस आज़ादी के आंदोलन में कैसा जोड़ा है, इसी विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये साल भर में प्रयास करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के उस कथित बयान पर, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की हार पर खुशी मनाते को भारत की हार का जश्न मनाते जैसा बताया था, कांग्रेस नेता वीर हेमंत राव ने कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए हर कोई अपने विचार व्यक्त करता है। अगर कोई दूसरी पार्टी ऐसा बयान देती तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, या उनकी सोच हो सकती है, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं सोचती। देखिए,
उन लोगों का भी तरीका ठीक नहीं है ना। उन लोग भी देखना ना, अपोजिशन को थोड़ा चांस देना। और अब तक जो वादे करे, राहुल गांधी एक अच्छा काम करा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में बोला कि जब तक कैश वाइज सेंसस नहीं होगा, लोगों का लाभ नहीं होगा, 10% लोग ही एंजॉय कर रहे बोला। उसके ऊपर से आप उसका इश्यू नहीं निकाल के एक दूसरे तरफ से अंबेडकर को अपमान करते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री था ना, उन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, उनको तुम अपमान करते मगर देश का अपमान हो। हिंदुस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपमान करते। कॉन्स्टिट्यूशन लिखे सो बाबा साहब अम्बेडकर को 6 मरतबा राज्यसभा। थरूर साहब पे आप कुछ नहीं बोलते? अरे भाई, हमारे पर मोर डेमोक्रेसी सभी बोलते रहते हैं। हमारे पास का जैसा है क्या कर, दूसरी जगह कुछ बोले तो इमीडिएट एक्शन लेते। हमारे पास लेते मोर डेमोक्रेसी है तो बोले उनका एक सोचूंगा, मगर पार्टी का सोच नहीं है। मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री जब एक सुई भी तैयार नहीं होता था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद जब प्राइम मिनिस्टर बना, देश को पंचवर्ष प्रणालिका बनाया, डैम बनाया, पूरा BHEL जैसा इंडस्ट्रीज आए, अब उनको भी अपमान कर रहे हैं। और आखिरी में जाति पिता कौन बोले, सुभाष चंद्र बोस बोला। उस वक्त तो उनका सोचना अलग था, इनका सोच। उन्होंने तो बराबर सिपाहियों को तैयार करना, ब्रिटिश से लड़ना बोला। इन्होंने बोला नहीं, अहिंसा से मैं बोला। जाति पिता बोले सो वाले को भी अपमान कर रहे ना कि उधर यहाँ तो तेलुगु अभिनेता शिवाजी आज तेलंगाना राज्य महिला आयोग के समक्ष पेश हुए ताकि हाल ही में एक फिल्म कार्यक्रम में महिलाओं के बारे में की गई अपनी विवादास्पद टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दे सके। आयोग ने उन्हें औपचारिक नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब किया था। फिल्म दंडोरा के प्री रिलीज कार्यक्रम के दौरान शिवाजी द्वारा की गई टिप्पणियों का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था। इन टिप्पणियों में उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं, विशेषकर उनके पहनावे को लेकर अपमानजनक और निंदनीय बातें कही थी। यह टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इनकी व्यापक आलोचना हुई, जिसके बाद आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी। 23 दिसंबर को जारी एक नोटिस में तेलंगाना राज्य महिला आयोग ने कहा कि शिवाजी के बयान सामान्य तौर पर महिलाओं और विशेष रूप से तेलंगाना की महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रतीत होते हैं और ऐसा लगता है कि यह बयान समाज में महिलाओं को बदनाम करने के इरादे से जानबूझकर दिए गए थे। कर्नाटक में हाल ही में चलाए गए भूमि अधिग्रहण अभियान पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बयान पर उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिनराई जैसे वरिष्ठ नेताओं को बेंगलुरु की समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने वहां अतिक्रमण कर लिया है, वह एक कचरा डंपिंग साइट है। हम में मानवता है, हमने उन्हें नए स्थानों पर जाने का अवसर दिया है। उनमें से कुछ ही स्थानीय निवासी हैं। पिनराई जैसे वरिष्ठ नेताओं को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम बेंगलुरु को अच्छी तरह जानते हैं। हम ऐसे झुग्गी झोपड़ियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते जो भूमि माफिया बनना चाहते हैं। हम अपनी ज़मीन की रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं पिनराई से अनुरोध करता हूं कि तथ्य को जाने बिना हस्तक्षेप न करें। हम बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, हम एक सार्वजनिक स्थान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने CWC की बैठक को लेकर कहा कि जितने भी राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। मनरेगा को हटाकर और अन्य एक्ट लाकर गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारने का जो काम किया जा रहा है उस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई। इसके खिलाफ हम कैसे आंदोलन करेंगे, गाँव-गाँव तक कैसे इस बात को पहुँचाएंगे और किसान मजदूर को एकत्रित करके किस प्रकार हम विरोध करेंगे, ये बात रखी गई। देखिए, क्योंकि एजेंडा करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे था तो जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो सब पे चर्चा हुई है। मनरेगा गरीब मजदूरों के पेट पे लात मारने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, मनरेगा को हटा के नया एक्ट लाके उस पे बड़ी विस्तार से डिस्कशन हुआ और उसके बाद में उस पर कैसा हम आंदोलन छेड़ेंगे, कैसा गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाएंगे, कैसा हम लोग किसान और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को कैसा एकत्रित करेंगे और कैसा उनके द्वारा आंदोलन करवाएंगे, इसको लेके काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई। आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया होगा। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में हमने शपथ ग्रहण की। हमने मनरेगा योजना को केंद्र बिंदु बनाकर पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभाते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। किसी की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में
हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर के समर्थक आज दिल्ली में इंदिरा भवन के पास जमा हुए और मांग की कि उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। परमेश्वर के समर्थक पार्टी के मजबूत समर्थन और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समर्थन को एकजुट करने के उनके प्रयासों के कारण उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में एक दलित नेता को नियुक्त करने का आग्रह किया, जिसमें समुदाय के भीतर परमेश्वर के मजबूत समर्थन और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समर्थन को एकजुट करने के उनके प्रयासों को रेखांकित किया गया। एक समर्थक ने कहा कि हम कर्नाटक से दिल्ली आए हैं कर्नाटक के लिए एक दलित मुख्यमंत्री की मांग करने के लिए। अगर सिद्धरामैया को कभी मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता तो उनकी जगह जी परमेश्वर को नियुक्त किया जाना चाहिए। एक अन्य समर्थक ने कहा कि हम जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं कर्नाटक के तुमकुर से हूँ। अगर कभी मुख्यमंत्री बदला जाता है तो हम चाहते हैं कि जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमें एक दलित मुख्यमंत्री चाहिए। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ज़्यादातर दलों के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। इसी बीच मुंबई में बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बयान मुंबई का मेयर मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता, उस पर उद्धव सेना ने पलटवार किया है। उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि भारत में पहले भी मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत में जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। बीजेपी के भी शासनकाल में भी कई राज्यों में मुस्लिम राज्यपाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि उद्धव सेना और मनसे के गठबंधन की घोषणा के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई का मेयर हमारा और मराठी बनेगा, जबकि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटन कह चुके हैं कि मुंबई का मेयर कोई खान या पठान नहीं बनेगा। बीएमसी चुनाव 2026 से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पर बोलते हुए संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला दिया और जोर देकर कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। संविधान समानता की बात करता है और हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि पठान, खान, अंसारी, शेख या कुरैशी महापौर क्यों नहीं बन सकते। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।